मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। नाउ आवर टॉपिक इज अबाउट द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम इन चारों लॉज को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ में क्या होता है? इफ टू सिस्टम आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ए थर्ड वन, दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर आल्सो। इसका कहने का मतलब है कि अगर हमने कोई भी एक सिस्टम लिया है जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मान लो हमने ए सिस्टम लिया है, बी और सी तीनों सिस्टम लिए जिनका टेम्परेचर क्या है, डिफरेंट है। तो अगर हमने बोला कि अगर जो हमारा बी है वो इक्विलिब्रियम है विद ए के साथ और बी हमारा इक्विलिब्रियम है विद सी के साथ, तो आपस में ए और सी भी क्या होंगे, इक्विलिब्रियम होंगे। जैसे ये सिस्टम है हमारा ए, ये सिस्टम हमारा बी है और ये सी है, ये तीनों क्या रखते हैं, डिफरेंट टेम्परेचर T1, T2 और T3। अगर हम बोलते हैं कि जो हमारा ए है वो इक्विलिब्रियम है विद किसके साथ, बी के साथ, और हमारा बी किसके साथ इक्विलिब्रियम है, सी के साथ, तो जीरोथ लॉ क्या कहता है? जीरोथ लॉ कहता है कि अगर ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में है और बी सी के साथ इक्विलिब्रियम है, तो ए और सी आपस में क्या होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे। ये क्या है हमारा जीरोथ लॉ। Consider three thermodynamical system A, B, C. Let B is thermodynamic equilibrium with each, मतलब B A के साथ भी है और C के साथ भी है with each system, and A with each system A and C, A के साथ भी और C के साथ, और टेम्परेचर क्या है तीनों के, डिफरेंट है। तो T2 इक्वल होगा T1 के और टेम्परेचर T2 इक्वल होगा T3 के, तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर T1 इक्वल होगा T3 के। वही इक्विलिब्रियम वाली बात हो गई। जीरोथ लॉ क्या कहता है कि अगर ए इक्विलिब्रियम है विद बी के साथ और बी है सी के साथ इक्विलिब्रियम, तो ए और सी आपस में इक्विलिब्रियम होंगे। सिमिलरली टेम्परेचर T1 इक्वल है T2 के साथ और T2 इक्वल है T3 के साथ, तो T1 इक्वल होगा T3 के। ये हमारा क्या था, जीरोथ लॉ। नेक्स्ट हम करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जो हमारी एनर्जी है उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ओनली चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। आइंस्टाइन शो दैट एनर्जी कुड be produced by destruction of mass. The energy even mass in are related as E इक्वल है mc स्क्वायर। ये क्या हमारी आइंस्टाइन इक्वेशन है। Thus modify first law of thermodynamics क्या कहता है? जब मॉडिफाई किया हमने थर्मोडायनामिक्स को, टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम दैट इज आइसोलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग रिमेन कांस्टेंट। जो हमारी एनर्जी थी सराउंडिंग सिस्टम वो रिमेन हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। फर्स्ट लॉ हैज नो थ्योरेटिकल प्रूफ। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है ज्यादा, लेकिन इसका मैथमेटिकल प्रूफ है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन जस्टिफाई टू वैलिडिटी ऑफ लॉ। तो फर्स्ट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्स्टिट्यूट ए परपेंडिकुलर मैकेनिक्स या जो हमारी मशीन्स है विच कैन वर्क विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। जो हमारी मशीन है वो विदाउट एनर्जी के वर्क कर सकती हैं। नेक्स्ट क्या बोला था इसने? जेम्स जूल स्टार्टेड दैट पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑलवेज प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इरस्पेक्टिव ऑफ लॉ वर्क इज अलोन। अब हम क्या करेंगे, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखेंगे या मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे। मैथमेटिकल प्रूफ देखेंगे, उसके अंदर क्या है,
इंटरनल एनर्जी है जिसको हम डिनोट करेंगे यू से, ऑफ ए सिस्टम चेंज अंडर टू कंडीशन, दो कंडीशन के अंदर क्या होगी, चेंज होगी। U1 लेट कर लेंगे एक को U2 लेट कर लेंगे। व्हेन हीट इज ऑब्जर्व्ड बाय द सिस्टम, जब जो हमारा सिस्टम है वो ऑब्जर्व करेगा हीट, और गिवन आउट द सिस्टम व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम या फिर बाय द सिस्टम। अब हम देखेंगे यहां पर ये क्या हमारा बीकर 1 और ये हमारा बीकर 2, यहां पर लगा हुआ है पिस्टन, ये बीकर सेकंड के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, रैंडम molecule in random, और इसके अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स ऐसे प्रेजेंट हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने क्या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस किया, इसमें क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है इन मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पिस्टन है ऊपर की साइड उसको हम प्रेस करेंगे तो इनकी जो स्पीड इंक्रीज हुई है वो क्या करेगी, मूव करनी स्टार्ट कर देगी। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि जो हमारा पिस्टन है अगर इसके अंदर हम क्या अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो मॉलिक्यूल है रैंडम में उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पिस्टन को क्या कर देगी, ऊपर की साइड कर देगी और मॉलिक्यूल्स इस प्रेजेंस में शो होंगे हमें। ये क्या हमारा थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। अगर ये सब होगा प्रोसेस तो वहां पर कुछ ना कुछ वर्क भी होगा जिसको हम W से डिनोट करेंगे, और इसके अंदर जो हमारी एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी U1, और इसके अंदर जो एनर्जी होगी वो होगी हमारी इंटरनल एनर्जी U2। इसको ऊपर करने के लिए जो हमारा थर्मोडायनामिकल सिस्टम है वो क्या करेगा, वर्क करेगा, जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। नाउ कंसिडर a system whose internal energy is U1 if it absorbed heat क्या हो, जो हमारा इंटरनल था वो सिस्टम जिसकी इंटरनल एनर्जी थी U1 थी, जो हमारा फर्स्ट बीकर था, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर वो हीट एब्जॉर्ब करता है क्या हो, तो इट्स इंटरनल एनर्जी बिकम्स किसके इक्वल हो जाएगी, U1 प्लस का क्या हो, क्योंकि इसने कुछ हीट भी एब्जॉर्ब की है। इफ वर्क W इज डन ऑन द सिस्टम, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम है देन इंटरनल एनर्जी फर्दर इंक्रीज हो जाएगी एंड बिकम्स U2, और उसको क्या बोलेंगे हम, इंटरनल एनर्जी U2। 10 U2 किसके इक्वल हो जाएगी, U1 प्लस का क्या तो है ही, और कुछ वर्क डन उसके ऊपर अप्लाई हुआ उसकी वजह से वर्क डन भी ऐड हो जाएगा W। तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, U2 माइनस U1 किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस का W। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल U किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस का W। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, ये तो क्या था, अगर अब हमारा वर्क डन है किसके, ऑन द सिस्टम, और अब हम देखेंगे इफ हमारा वर्क डन किया है बाय द सिस्टम है देन इट इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारा सिस्टम ऑन द सिस्टम, अगर हमारा वर्क डन ऑन द सिस्टम था तो क्या थी ये वैल्यू, पॉजिटिव थी, डेल U इक्वल था क्या प्लस का W। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, डेल U किसके इक्वल आ जाएगा, Q माइनस का W। तो हमारा वर्क डन किसके इक्वल होता है, माइनस का P डेल V के इक्वल होता है। इसके अंदर हम किसकी वैल्यू पुट करेंगे, W की, तो डेल U किसके इक्वल आ जाएगा, Q प्लस का P डेल V। तो हमारा Q यानी कि हमारी हीट किसके इक्वल आ जाएगी, इंटरनल एनर्जी डेल U माइनस का P डेल V के इक्वेशन। अब हमारी दो इक्वेशन आई थी, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी,
डेल यू इक्वल है क्यू माइनस का पी डेल वी, और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या आई है, क्यू इक्वल है डेल यू माइनस का पी डेल वी। तो अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे कि क्यू इज इक्वल है डेल यू प्लस का पी डेल वी, किसके इक्वल था, क्यू, उसके अंदर अगर हम क्यू को अगर इसको सोल्व करेंगे, क्या इसको इस साइड लेके आएंगे डेल यू, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का पी डेल वी इक्वल है क्या, क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से क्यू की वैल्यू आ जाएगी डेल यू प्लस का पी डेल वी। ये क्या था हमारा थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ। अब हम करेंगे थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, इट स्टेट दैट द नेचर ऑफ प्रोसेस and chemical reactions, the energy of the universe increase in the spontaneous process and remain unchanged and इक्विलिब्रियम प्रोसेस, और इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होगी, अनचेंज्ड होगी। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हम देखते हैं जो डेल एस यूनिवर्स है, एंट्रोपी हमारी यूनिवर्स में है, वो किसके इक्वल होगी, डेल एस सिस्टम प्लस का डेल एस सराउंडिंग के इक्वल होगी। अगर डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग ग्रेटर देन है 0 से, तो हम बोलेंगे ये किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। और अगर इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम प्रोसेस में क्या होगा, डेल एस यूनिवर्स इक्वल होगा डेल एस सिस्टम प्लस का डेल एस सराउंडिंग के, और डेल एस सराउंडिंग प्लस का डेल एस सिस्टम ये किसके इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम में 0 के। तो स्पॉन्टेनियस में तो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और इक्विलिब्रियम में किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स डज नॉट चेंज फॉर ए रिवर्सिबल, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होगी, चेंज नहीं होगी। डेल एस रिवर्सिबल के लिए क्या होगी, 0 होगी, और द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज होगी फॉर इरिवर्सिबल यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो इसके लिए क्या होगी, डेल एस इरिवर्सिबल के लिए क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। तो मतलब रिवर्सिबल के लिए क्या होगी, एंट्रोपी इक्वल होगी 0 के, और इरिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 के लिए होगी। तो टी अगर हम दो सिस्टम लेते हैं, हॉट और कोल्ड लेते हैं, तो T1 है हॉट, तो इसके ऊपर हम डेल क्यू हीट प्रोड्यूस करवाते हैं, तो ये हीट का ट्रांसफर होता है, तो ये किसके अंदर जाता है, T2 कोल्ड के अंदर जाता है। तो मतलब हम हीट की वजह से हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में और कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी में चेंज कर सकते हैं। डेल क्यू क्या हमारा यहाँ पर हीट ट्रांसफर है, और डेल एस क्या हमारा एंट्रोपी, एंट्रोपी किसके इक्वल होती है, डेल क्यू चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर। तो ये क्या था हमारा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज स्टेट दैट द एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम एट एब्सोल्यूट 0 इज ए वेल डिफाइंड कॉन्स्टेंट, क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। दिस इज बिकॉज ए सिस्टम एट 0 टेम्परेचर एग्जिस्ट इन इट्स ग्राउंड स्टेट। जो हमारा सिस्टम है 0 टेम्परेचर होगा, तो किसके अंदर प्रेजेंस होगा, ग्राउंड स्टेट के अंदर होगा। अगर 0 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा तो हमारा सिस्टम ग्राउंड स्टेट, मतलब जो हमारे मोलिक्यूल्स हैं या क्रिस्टल है वो नीचे की साइड आ जाएंगे, मतलब बैठ जाएंगे ग्राउंड स्टेट पर। सो दैट इट्स एंट्रोपी इज डिटरमाइंड ओनली बी द डिजर्नेसी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। अब हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल। अगर सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, उसके अंदर कुछ क्रिस्टल लिए हैं, तो जब डिक्रीज इन टेम्परेचर, जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो क्या होगा, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये प्रोसेस कुछ ऐसी थी। अगर थोड़ा सा और डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी और डिक्रीज हो जाएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से नीचे जाना स्टार्ट कर देंगे। अगर टेम्परेचर हमारा 0 केल्विन हो जाएगा या फिर माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल नीचे की स्टेट में आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी ऑफ ए कंप्लीटली प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज 0 एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर।
ये क्या था, हमारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हमने थर्मोडायनेमिक्स के सभी लॉज पढ़ लिए हैं, जैसे जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, कुछ समझ ना आया हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में आकर आप पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी कंप्लीट की पीडीएफ चाहिए है सब लॉज की, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहां पर मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और न्यू वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इसको अच्छे से क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।